हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स क्लास 10 की वीडियो। बहुत दिन के बाद मैं लेके आ रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा इंडिया का वीडियो बना रहा था, 12 का बच्चों का वीडियो बना रहा था और कुछ व्यस्त भी में था। फिर भी हमको उम्मीद है कि आप लोग जो हमारे जितने वीडियो हमारे देखे होंगे आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मेन बात जो है वो काम तो बात की बात बाद में होगी, मेन काम पढ़ाई करना है। अब आपके एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आपका टॉपिक क्या है? इसके पहले आप लोग एपी तक हम पढ़ाए थे, समांतर श्रेणी तक पढ़ाए थे आपको। अब आपका एक नया टॉपिक शुरू आपका है त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके ज्योमेट्री में इन कर गए हैं। और ज्योमेट्री का ऐसा टॉपिक है बेटा कि जहाँ पे अक्सर सारे विद्यार्थी और शिक्षक सब लोग भागते हैं बाएं दाएं मार के, बट हमें भागना नहीं है, आराम से पढ़ाना है। आराम से पढ़िए, आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं, कोई कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना देखिए, काम खत्म है। सबसे बेसिक हम चलते हैं, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्लास यही मेरा होता है कि कोई त्रिभुज अगर आपको दिया हुआ, कोई भी त्रिभुज पर बात हम करते हैं, तो बच्चों से हम पूछते हैं बेटा बताओ किसी त्रिभुज में जो है वो कितने अंग होते हैं? त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? तो सब कहता है सर 3 अंग होते हैं। प्राय सबका आंसर यही होता है। ये जानिए आप, जब त्रिभुज ये बन रहा है, इसमें देखिए 3 भुजा आपका होगा, 3 आपका कोण होगा, तो कितना अंग आपका हो गया? 6 हो गया, जो कि आंख नाक कान सब मिलाकर शरीर का अंग कहलाता है। तो यहाँ पर अंग कितना आपका हो गया? 6 हो गया। 6 में कौन कौन होगा? 3 आपका हो जाएगा भुजा, अब प्लस 3 आपका कौन हो जाएगा? कोण। दोनों के मिला देते हैं, 6 हो गया। अब कितना बताइएगा इसमें कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के अंग अगर क्वेश्चन को पूछे तो आंसर क्या जवाब दीजिएगा कि 6 अंग होते हैं। 3 अंग नहीं बोलिएगा, 6 पार्ट्स बोलिएगा। ये तो बात होगी त्रिभुज के बारे में हल्का सा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठता है, अब मेन इसका बात उठता है कि भाई कि त्रिभुज आखिर होते कितने प्रकार के हैं? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो आपको एक कंप्लीट ज्ञान दे देते हैं आप त्रिभुज के बारे में। आप लोग क्लास 8 में इसी को पढ़ चुके होंगे। पहले मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के कितने अंग होते, कितने पार्ट्स होते। अंग मतलब क्या हो गया? पार्ट्स। अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो कितने पार्ट ट्रायंगल के होते हैं? तो 6 पार्ट होते हैं, 3 भुजा और 3 पर क्या होता है? कोण आपका होता है। अब रही बात यहाँ पर ये, इसमें आपको जो जानना है वो त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, बिल्कुल आपका पढ़ना या कुछ और है। पढ़ना आपका यहाँ पर है बीपीटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, या कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, आधारभूत क्या कहते समानुपाती पर में आपका होता है, जो इसका हिंदी होता है, वो पढ़ना मेन चीज पढ़ना है। और बहुत काम का चीज आपको वो है। बट उसके पहले त्रिभुज पर जान तो लें पहले हम लोग। तो त्रिभुज जो होते हैं वो कोण के आधार पे होते हैं 3, और आपको भुजा के आधार पे होते हैं 3। तो कौन कौन कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज के प्रकार। पहला हम लोग जानना चाह रहे हैं किसके आधार पे? कोण के आधार पे, या भुजा के आधार पे लीजिए। तो भुजा के आधार पे आपको त्रिभुज 3 होता है। एक आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीनों के बारे में जानना पहले जरूरी हमारे पास है कि तीनों के बारे में जाने कि समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया। तो इसको जाने हम लोग पहले।
एक कोई त्रिभुज मतलब आपको दिया हुआ है, कहता है इस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। भुजा भुजा के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, इसका परिभाषा क्या निकल जाएगा, तीनों भुजा बराबर। यानी कि यहाँ पे आपको ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों भुजा बराबर मिल गया था, मतलब वो आपका क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है, एक सेकेंड डायग्राम देखिए इसके लिए। इसमें कोई मतलब अगर 5 सीएम है, 6 सीएम या 7 सीएम, मतलब कोई इसमें बराबर नहीं होना, यानी कि ये जो आपको है कोई आपको बराबर नहीं है। या इक्वल लाइन मारे डबल डबल, यहाँ 1 2 3 मारे, मतलब ये बराबर नहीं। मतलब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कोई भुजा बराबर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले हल्का सा। कोई भुजा बराबर नहीं, इसका मतलब ये कि ए बी का जो लंबाई है वो बी सी के बराबर नहीं होगा, बी सी का लंबाई जो है वो ए सी बराबर, मतलब कोई बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या कहें हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब रही बात आपको समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी डायग्राम देखिए। ये डायग्राम इसका आपका हो गया और ये डायग्राम आपका इसका हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से, सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, मान लीजिए ये आपको इसके बराबर है, कोई दो भुजा बराबर, तो डायग्राम यहाँ बना हुआ है। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, या कोई भी हो सकता है, ए बी बराबर बी सी हो जाए, या फिर हो सकता है आपको कि ए सी बराबर, कोई दो भुजा मतलब बराबर हो जाएगा। ये नहीं कह सकते यही दोनों आपस में बराबर होगा, ये डायग्राम खाली बताया आपको। अगर ए बी और बी सी बराबर तभी समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा, ये चीज आपका होगा। आगे जब चलिएगा तब आप जानते भी होंगे कि समबाहु त्रिभुज में चूंकि प्रत्येक भुजा बराबर है, तब प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो और प्रत्येक कोण जब बराबर होगा तो तीनों कोण का योग 80 होता है, तो कितना होगा, 60 60 60 यहाँ पे हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बाद में काम चलेगा आपको। इसको यहीं पर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, तीनों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण इसमें कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। याद रखिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। और यहाँ पर जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर ए बी बराबर ए सी मान ले है, तो ए सी के सामने में बी है और ए बी के सामने में सी है, इसका मतलब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी। और अगर ए बी बराबर बी सी होगा तो ए बी के सामने में सी है, बी सी के सामने में ए है, जिसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। और अगर ए सी बराबर बी सी होगा तो यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डिफिनेशन पता हो गया। और ये जब तीनों भुजा बराबर नहीं तो कोई एंगल बराबर इसमें नहीं होगा, और ऐसा आप कह सकते हैं एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये आपका हो गया आधार त्रिभुज के, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार आपके हो गए, 3 प्रकार बेटा। कौन कौन हो गया, पहला पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, इसका मैंने क्या बताया, सब भुजा के बिल्कुल बदलते हैं, लिखिए यहाँ पर तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने भुजा से मतलब बतलाना मतलब था, तो एडिशनल ज्ञान दे दिया आपको। तीनों भुजा अगर बराबर है तो हम बोल जाएंगे समबाहु त्रिभुज है। फिर विषमबाहु त्रिभुज, कोई विषम बाहु, कोई बाहु जो मतलब भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भुजा बराबर नहीं, अब विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा आपको। और समद्विबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, सम द्विबाहु, दो भुजा बराबर, तो कोई दो भुजा बराबर हो जाएगा तो कह दें कौन त्रिभुज आपका होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अब ये तो हो गया भुजा का आधार पे हो गया, अब कोण के आधार पर। ये त्रिभुज के ज्ञान नहीं रहेगा तो त्रिभुज त्रिभुज खाली बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अब दूसरा आपका हो गया कोण के आधार, कोण के तो कोण के आधार पर भी आपको तीन त्रिभुज हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण इसमें क्या होगा, एक कोण न्यून कोण होगा 90 का आपका होगा, कोण क्या होगा 90 से कम। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज आपको दे दें, ऐसे हम ये कह दें कि 75 डिग्री है और ये कह दें आपको 80 डिग्री है, और ये कह दें आपको 25 डिग्री। त्रिभुज तीनों को पहले 180 होना चाहिए। देखिए 80 75 25 कितना आपका होगा, 75 25 कितना आपका हो जाएगा 100 जोड़ 80 कितना आपका 180 डिग्री होगा। बस तीनों ही कोण देखिए अपन 90 से कम बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। जो कण का 90 से कम, हालांकि इसका मतलब हालांकि ये होता है कि 0 से बड़ा और 90 से कम ये होता है, क्योंकि नेगेटिव होगा 0 से बड़ा तो लेना ही पड़ेगा किसी हालत में, और 90 से कम होना चाहिए। ऐसा कोण आपको न्यून कोण का है। और दूसरा होता है अधिक कोण, एक कोण आपको क्या रहेगा 90 से बिल्कुल बड़ा रहेगा। थीटा का मान 90 से बड़ा रहेगा, लेकिन 180 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपको 120 डिग्री है, बचा कितना आपके पास 60 डिग्री पुराने के लिए कोई कुछ भी दिया होगा। ये मान लिया आपको 40 दिया हुआ है, आपको हो सकता है ये 20 दिया, 180 पूरी गया आपको। तो थीटा का मान आपको जो है 90 से क्या हो गया 12 हो गया, तो आपको क्या होगा अधिक कोण हो गया। और तीसरा क्या आपका होता है समकोण त्रिभुज। तो आसान तरीका आपका होता है, इसका एक कोण कितना हमको होता है 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या होता है समकोण, मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। यानी ऐसा ट्रायंगल आपको इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, हमेशा देखिएगा इसका। और जहाँ पे दोनों लाइन मिलती है इसी को 90 ऐसे डायग्राम बनाते हैं, कितना होता है 90 डिग्री। बाकी दोनों आपका न्यून कोण होगा। एक समकोण त्रिभुज में जब एक 90 अकेले हो गया तो बाकी जो दो कोण वो क्या हमेशा रहता है पर न्यून कोण रहता है, अधिक कोण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिक कोण अगर होगा एक तो 90 डिग्री कहीं, अगर मान लें कि 120 यही अकेले हो गया फिर 90 कैसे बनाइएगा। मान लीजिए एक सपोज कीजिए कि मान लीजिए 100 मतलब कि ठीक है, मान लीजिए 95 तभी तो नहीं पूरेगा, तो ये कोण अधिक कोण हो जाएगा 90 से 12। अगला बाकी दो एंगल मिला के 90 होना चाहिए, जब 90 से 12 अकेले वही हो जाएगा तो फिर 90 कैसे पूरेगा, नहीं पूरेगा आपको। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो तिरछा तो सीधा कर, तो तिरछा दिखाई पड़ रही है, कैसे कर दूं? ये तो क्या त्रिभुज का मैंने बता दिया, त्रिभुज कितना प्रकार होता है। अब हम लोग आते हैं मेन थ्योरम, जो पढ़ना आपको यहाँ, जो कि एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, चाहे किसको कोई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब बोर्ड में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, कहीं का भी हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, कहीं का बोर्ड हो, सबके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। जितने हिंदी भाषी छात्र हैं, ध्यान से पढ़ना चीज को। थ्योरम का नाम है, ये हम प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्योरम कर रहे हैं हम लोग प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल पर्सनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम लोग, बी पी टी। बी से हो गया बेसिक, पी से हो गया प्रोपोर्शनैलिटी, टी से क्या हो गया, थ्योरम हो गया। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, आधारभूत आधारभूत आनुपातिकता। आनुपातिकता प्रमेय, या इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। थेल्स थ्योरम, जैसे पढ़ना इंग्लिश में, सब बात यहाँ पर लिख दिया आपको हम। तो बेसिक प्रोपोर्शन है ना, बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए एग्जाम के लिए, एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखिए, याद रखिए इसको आप लोग। थ्योरम क्या कहता है, इसका थ्योरम एग्जाम में कभी कभी क्या कहता है ना, इसका इसका जो कह रहा है थ्योरम, जो कहता है वो चीज आपको दे देगा और प्रूफ करने जाएगा, लेकिन प्राय क्वेश्चन ये रहता है, लिखा रहता है कि आधारभूत अंततः प्रमेय का आप इसको लिखिए और इसको प्रमाणित कीजिए। इसका प्रमेय होता क्या है, इसका कथन क्या होता है, स्टेटमेंट। यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी, और आराम से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बताने जा रहा है आपको, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए,
तो अन्य दो भुजाएं तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित। इसको आपको याद कर लेना है, काहे कि एग्जाम में आपको देगा कि इसका कि आधारभूत अंततः प्रमेय का थेल थ्योरम या बीपी थ्योरम का इसे कथन को लिखें तथा इसे क्या करें, प्रमाणित करें। तो कथन आपको लिखना जरूरी हो जाएगा। कथन क्या कह रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। कहने मतलब ये हो गया, डायग्राम देखिए इस बात, ये त्रिभुज आपका हो गया, और बीसी के समांतर एक रेखा हम ये खींच लिए हैं, कि मैंने इसको डी और ई मान लिया। तो कहता है कि जो ए डी और डी बी का अनुपात होगा वो ए ई और ई सी के क्या बिल्कुल बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। इसको पहले लिखे हम लोग यहाँ पर, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो माने हैं तब को अपने आप खुद ही हटाई, छोड़िए, मान लीजिए। माना डी ई एक रेखा है जो बीसी के समांतर समांतर खींची गई है। ये हमने क्या लिखा कि डी एक रेखा है तो बीसी के समांतर खींचा गया है, जैसे डायग्राम बना दीजिए, और जो कि ए बी को डी पे कट करता है और ए सी को ई पे कट करता है। जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटती है। जो ए बी से डी पर तथा ए सी से ई पर मिलती काट का मतलब बाहर तक काटो है, मिल रहा है, ई पर मिलती है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए डी और डी बी का अनुपात जो किसके बराबर होगा, ए और ई सी के। ए डी बाय डी बी का जो अनुपात होगा वो ए ई बाय ई सी के बराबर। ये हमको साबित करना है। साबित कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए हमको। तो पहला काम क्या कीजिए, आप बी को ई से भी लाइए, फिर डी को क्या कीजिए आप सी से मिलाइए, और एक यहाँ से लंब डालिए, एक ई से लंब डालिए ए डी पर, इसको कुछ मान लीजिए,
एक यहाँ डी से लम डालिए, इसको भी कुछ आप मान लीजिए, जो बनना मान लीजिए अपना, एम एन मान लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पर रचना आपका हो गया, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लिखिए रचना, आपने क्या क्या काम किया। बी सी तथा बी से सी को तथा बी को ई से, बी को ई से, बी से ई को तथा बी से सी को मिलाया, मिला दिए। इसके बाद क्या किया आप, लम डाले हुए आप, ई से ई एम ए बी पर लंब डाला तथा बी से डी एन ए सी पर लंब डाला। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। सब काम हमारा जितना दिखे डायग्राम में होते हैं, यहाँ पे काम कर दिए। अब क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर लंब डाले में समकोण त्रिभुज हो गया। क्षेत्रफल क्या समकोण त्रिभुज का होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई। तो ये आपका ये हो जाएगा 1/2। आधार किस पे, जिस पे लंब डाले हुए हैं, जो ट्रेंगल AD आप लिए हैं तो आपका आधार AD हो जाएगा 1/2 इंटू AD। और ऊंचाई कितना आपका हो जाएगा, लंब जो आपका है वो EM हो जाएगा। फिर क्या कीजिए आप, ट्रेंगल BDE का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा हाफ इंटू BD, तो इसका आधार कितना आपका BD हो जाएगा। इसका लंब बाहर डालो, लंब ये BD लाइन को अगर आए बाहर आ रहे हैं तो बाहर में लंब पड़ेगा, तो लंबा उसके लिए वही काम करेगा आपको। तो BD इंटू क्या होगा आपको EM हो जाएगा। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, कितना आपका हो जाएगा ये ऊपर में 1/2 इंटू AD इंटू EM, नीचे है 1/2 इंटू BD इंटू EM। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा आपका AD बाय कितना। इसको आप फर्स्ट मान के आप छोड़ दीजिए, इतना लिखिए पहले अपने।
अब यही काम क्या करें, इधर से हम लोग लेंगे त्रिभुज, तो वही ए डी रहेगा, बात लंब का काम है ना कि डी एन करेगा, याद रखिएगा। इसको रहने दीजिए, काम देगा आपको बाद में कंपेयर करने के लिए। पुनः त्रिभुज ए ई डी, चाहे ए डी ई जो लिखिए, का क्षेत्रफल, इधर बेस आप ए ही ले लीजिए, 1/2 गुना आधार हो गया ए ई, और ऊंचाई काम कौन करेगा आपका, डी एन करेगा। फिर आप त्रिभुज डी ई सी का निकालिए, जिसका बाहर में लंब डाला गया आपका, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये भी हो गया 1/2 गुने आधार, आधार का काम तो वही करे, ई सी करे 12, और ऊंचाई काम से वही करेगा, बाहर में लंब डालें तभी ऊंचाई काम वही करेगा। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये होगा 1/2 गुना ए ई गुना डी एन, और ये हो जाएगा आपका 1/2 गुना ए सी गुना, तो डी एन से डी एन काट दीजिए, हाफ से हाफ काट दीजिए, तो रिजल्ट कितना आपको आ गया, ए ई बाय, प्रूफ यही करना आपको, ए डी बाय डी बी, इसको डी बी लिखिए अच्छा रहेगा। बात बराबर है, और पूरा यही प्रूफ करना कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू क्या, ए बाय, ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये दोनों बराबर होगा तब तो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ठीक है, ए डी क्षेत्रफल यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है, बट ये तो मैच नहीं कर रहा, डी ई सी और बी डी, तब फिर कैसे होगा। तो एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, पहले जानते हैं आप लोग हैं, 9th में पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं, अगर दो समांतर रेखा हो, एक ही समांतर रेखा जैसे बी डी और बी सी पैरेलल है, उसके एक ही साइड बने हुए दो त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में क्या बराबर होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं डी और बी सी के बीच में जो एरिया है डी बी ई और डी ई सी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे जान सेकंड मान लीजिए, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार बीई तथा एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच नाम दे दीजिए, समांतर रेखा कौन कौन है, डीई तथा बीसी, एक ही आधार डीई तथा एक ही जोड़ी समांतर रेखा डीई तथा बीसी के बीच बने त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, त्रिभुज डीईसी का।
एक ही आधार मैंने लिया डी, और दो पैरेलल लाइन है डी ए बी, इसके बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई, और डी सी का एरिया बराबर होता है, पढ़ चुके हैं आपने। बस इसी मान को क्या करना, सेकंड वाला पुट कर देना, या फिर फर्स्ट कहीं पुट कर दीजिए आप, इसको 3 मान लीजिए। आप लिखिए आप यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 3 से त्रिभुज बीबीसी का क्षेत्रफल का मान समीकरण ओहो तुमने मैं क्या बी बी ई होगा ना, सॉरी मैच ही नहीं कर रहा है। सही है। तो नाम भी लिखिए, जैसा ऐसे नाम लिखिए अच्छा रहेगा, त्रिभुज जी जी, इधर क्या है, अब सही है, चल ठीक है। यहाँ तक समीकरण 3 से त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए मान 2 में क्या आपका लिखा हुआ है, 2 आपका लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, नीचे लिखा है आपको डी ई सी, और तो डी ई सी के बदले क्या डालने का रहा आपको, बी डी ई डालने का रहा आपको, बी डी ई डालिए आप, हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू की जो दिया आपको तो रहेगा आपको ई बाई क्या ई सी, इसको आप मान लीजिए 4। अब देखिए एक और 4 को मिलाइए, ठीक है, सेम सेम दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, जितना ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी क्या इक्वल आपका हो जाएगा, इसी बात को लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा 4 से, 1 और 4 से तो बराबर आपका हो गया ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय, यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रमाणित आपका हो गया।
अब चलिए इसका विलोम। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट बहुत काम आपका है। जो नोट कीजिएगा, बहुत काम का चीज बताने जा रहे हैं आपको। अभी क्या क्वेश्चन था, पे ट्रायंगल बना हुआ तो पता। ये डी ई था, ये पैरेलल था, हमने ये इसके बराबर, इसका रेशियो बराबर प्रूफ कर दिया। ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। हम दोनों साइड क्या करने, देखिए करने क्या जा रहे हैं, दोनों ओर 1 जोड़ने पर तो ये आपका हो जाएगा ए डी बाय डी बी प्लस 1, ए ई बाय ई सी प्लस 1। इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये हो गया ए डी प्लस डी बी, ये आपका हो गया ए ई प्लस ए सी। ए डी प्लस डी बी क्या होगा देखिए, तो अगर ए डी में आप डी बी को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कितना आपका होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा आपको। नीचे कितना आपका डी बी है, इसे यहाँ देखिए ए ई प्लस ए सी जो है पूरा आपका ए सी के बराबर आपका हो जाएगा। ये आपका होगा ए सी बाय क्या होगा। इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपको पूरा ए बी का लेंथ आपको दे देगा और आपको डी बी का लेंथ आपको देगा, या फिर ए डी का लेंथ कोई दे सकता है आपको। इस फॉलो इस्तेमाल कीजिएगा जब पूरा लेंथ दिया रहेगा। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, रिमेम्बरिंग इसी से निकला हुआ चीज़ ये है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब पढ़ना आपको है इसका का विलोम, यानी थेलिस थ्योरम का विलोम पढ़ना आपको। विलोम क्या पढ़ेंगे इसको, इसका कथन क्या है, पर कभी कथन लिखे पहले इसका।
ये प्रमेय पहले 1 था, ये 2 आपका हो जाएगा। ये आपका विलोम याद रखिएगा, ये बीपीटी का विलोम थ्योरम है। इससे पहले मैंने क्या प्रूफ किए कि कोई त्रिभुज आपको दिया हुआ था, ये त्रिभुज था, इस त्रिभुज को एक लाइन डीई जो है, जो कि बीसी के पैरेलल है, इसको ए बी को यानी कि ए डी और डी बी का अनुपात ए और बाई ए सी बराबर, देखिए यहाँ प्रूफ कर चुके आपको कर चुके हैं। अब उल्टा प्रूफ करना है। अब क्या होगा, आपको ए आपको दिया रहेगा, ए डी बाई डी आपको दिया रहेगा, आपको प्रूफ करना कि जो डी लाइन जो खींचे थे हम लोग वो बी सी के क्या बिल्कुल हो पैरेलल, ये करना पड़ेगा आपको। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कथन था। उल्टा बात यहाँ पर हो गया आपको। पहला थ्योरम जो मेन पढ़े हम लोग की समांतर है तो अनुपात में बराबर अनुपात विभाजित करते, अब कह रहा है नहीं, अगर बराबर अनुपात विभाजित करते ये प्रूफ कर दीजिए कि डी इसके बीसी के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। डायग्राम बिल्कुल सेम बनाइए आप जैसे पहले इससे पहले बनाए थे। ये आपको प्रूफ करना, इसको ऐसे हटाइए, प्रूफ करना आपको। मान लें कि डीई रेखा त्रिभुज ए बी सी की ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी से डी तथा ई पर क्रमशः इस प्रकार मिलती है कि ए डी बाय डी बी बराबर या आपको दिया हुआ। तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है
फिर डी ई जो है वो समांतर होगा किसके, बी सी के। ये सिद्ध करना है। जितना काम पहले किए देखिए उतना ही काम सेम करेंगे। पहले यहाँ पर क्या कहते करते हैं हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का, एक ही बार सबको लेके चलते हैं, चूंकि दिखा चुके हैं पहले आपको। अगर ए डी क्षेत्रफल लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, हाफ इंटू आधार हो जाएगा ए डी और लंब हो जाएगा आपको ई एम। नीचे हो जाएगा ये भी हाफ इंटू बी डी ई में आधार हो जाएगा बी डी या डी बी जो लिखिए, और लंबाई तो वही काम करेगा। तो ये ई एम कटेगा, हाफ हाफ कटेगा। तो जब ये काम कुछ देर पहले कर चुके हैं हम लोग, जो यहाँ प्रूफ किए थे इसको लिए। ए डी बाय हो गया आपको डी बी, फर्स्ट मान लीजिए। अब इधर से चलिए, पुनः त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, आधार लेंगे ए ही लेंगे इसका हम लोग, और इधर त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। ए डी क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाफ, आधा का काम कौन करेगा, आपका ए ही करेगा आपको, और ऊंचाई कम इधर से डी एन ले लीजिए आप। यहाँ भी देखिए इधर से डी ई सी लीजिएगा, तो आधा काम कौन है, ई सी करेगा आपको, और यही काम डी एन लाइन का काम करेगा। यही से कट गया, आप कट गया। ये काम कुछ देर पहले किया हम लोग, वही सेम चीज लिख रहे हैं, ए ई बाय ए सी। और यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ए डी बाय डी बी जो है वो किसके बराबर है, ए ई बाय ए सी के बराबर है। यानी ए ई बाय ई सी का जब क्या डाल सकते हैं हम लोग, ए डी बाय डी बी डाल सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर ए डी बाय लिख दिएगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका है कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय क्या, ई सी। इसका मान डाल दिए हम लोग आराम से। इसको मान लीजिए आप थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड का देखिए दोनों का बिल्कुल राइट साइड बराबर हो गया, तो लेफ्ट साइड इक्वल आपका हो जाएगा। समीकरण
तो एक और 3 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 3 से जब इसका आपको राइट साइड बराबर तो लेफ्ट बराबर आपका हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। ये तो बिल्कुल बराबर कट जाएगा आपको आराम से, तो क्या बचेगा आपको, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। डायग्राम फिर से बनाते हैं, यहाँ पर समझाने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था ए बी सी, ये लाइन था बी और ई, ऐसे में लाया हुआ था, यहाँ से लंब डाला हुआ था। तो आपको जो रिजल्ट निकल का है, रिजल्ट क्या देखिए, रिजल्ट क्या निकल का बी डी ई, यानी ये ट्रायंगल का जो एरिया है किसके बराबर हो गया, इस ट्रायंगल एरिया के बराबर। और हम जानते हैं कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो तभी जाकर के दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या इक्वल हो सकता है। ये उल्टा मेरा आंसर आ गया, तो दोनों का एक ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखा के बीच बनी हुई है। इसका मतलब डी और बी सी आपस में क्या पैरेलल है, ये प्रूव्ड हो गया। इसी बात को लिख दें हम लोग थोड़ा लाइन में, साथ ही दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी के एक ही ओर स्थित है। और जब दोनों ट्रायंगल एक ही आधार एक ही ओर स्थित है और एरिया जब बराबर है, तो हम कह सकते हैं इस केस में ये तभी संभव है जबकि बी ई क्या हो, बी सी के क्या हो, समांतर है। हो गया प्रूफ आपका। तो ये था आपका थेल्स थ्योरम ट्रायंगल का, और थेल्स थ्योरम का उल्टा, इसका नाम क्या क्या बताया आपको, बीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत, क्या था आपका हिंदी पे लिखा हुआ, अनुपातिकता का प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। इसका मैंने सीधा भी बताया, इसका उल्टा बताया आपको। अगर आप प्रैक्टिस करना है इसका, नेक्स्ट अगली वीडियो में इसका हम क्वेश्चन लेकर आपके सामने में आएंगे। इसमें एक ही थ्योरम पढ़ना आपको था, बाकी क्वेश्चन इसका पढ़ने में मन लगेगा आपको। ये थ्योरम बढ़िया समझ गए फिर क्वेश्चन बने पढ़ने में मन आपको लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम, तो याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।